नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस मतलब क्या होता है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। सपोज आपने स्विंग ट्रेड के लिए किसी स्टॉक को 100 के लेवल पे खरीदा है और टारगेट रखा 105 का और स्टॉप लॉस रखा है 95 का। तो आपको क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि अगर वो 95 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही आपको सेल करना है, तो ही आपको स्टॉप लॉस हिट करना है, वरना कंटिन्यू होल्डिंग करना है। अब इसका रीजन ये होता है कि कई बार मार्केट में पैनिक हमें देखने को मिल जाता है, करेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट करेक्ट तो होती है 95 यानी कि आपके जो स्टॉप लॉस रखे होंगे उसके भी नीचे चला जाएगा, लेकिन उसी दिन अच्छी बाइंग आ जाती है, नीचे सपोर्ट ले लेता है स्टॉक और वापस हमें ऊपर आता हुआ भी नजर आता है और आप ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्लोजिंग बेसिस पर रखा हुआ स्टॉप लॉस काफी ज्यादा फायदेकारक हो सकता है। कैन आई स्टार्ट बजाज फाइनेंस बाइंग ऑन डिप्स? तो यहाँ पर खरीदा जा सकता है, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेवल्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है अगर आपको 4500 4300 उसके नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। फिलहाल कुछ रनअप ज्यादा हो चुका है इसलिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी ये वॉलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा वाला स्टॉक है, मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ नजर आता है। बाइंग लेवल्स ऑफ इन्फोसिस, एशियन पेंट एंड आईआरसीटीसी फॉर लॉन्ग टर्म। तो इन्फोसिस में देखिए अभी ज्यादा लमसम अमाउंट नहीं डालना चाहिए। इन्फोसिस क्या, कोई भी आईटी स्टॉक क्या, या फिर ओवरऑल मार्केट की बात कर ले तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि पूरा का पूरा लमसम अमाउंट अभी फिलहाल इस स्टेज पर डालना चाहिए और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। तो इन्फोसिस में आप एक्यूमुलेशन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं वो करते रहिए। 1300 के आसपास अगर आता है तो आप थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो 2800 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हैवी वॉल्यूम में हमें सेलिंग देखने को मिली, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था जिस दिन ये 4% नीचे आता हुआ नजर आया था। तो फिलहाल तो फ्री फॉल चल रहा है, 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिल रही है। चार्ट्स की अगर बात करें, सपोर्ट की बात करें तो 2500 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह फिलहाल हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में कंटिन्यूस फ्री फॉल है, इसलिए इसकी कोई हम पॉजिटिविटी नहीं ले सकते कि 2500 पे स्टॉक सपोर्ट लेगा ही लेगा और वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। इससे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है उसके बाद आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, वरना 2500 के आसपास स्टॉक एक बार रेस्ट लेने के बारे में सोच सकता है। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी कई समय से कंसोलिडेट कर रहा है, हमने ओएफएस में भी पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद भी 1400 के नीचे बुरा प्राइस नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फोएज, इंडिया मार्ट, एफलेट, डिक्सॉन बाइंग लेवल एंड लॉन्ग टर्म व्यू। तो स्टॉक तो सब अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिलहाल एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है चारों में से जो बहुत ही नीचे मिल रहा हो या फिर कंसोलिडेट कर रहा हो। सबके सब अप ट्रेंड में चल रहे हैं और भयंकर अप ट्रेंड में हमें चलते हुए नजर आते हैं। इन्फोएज की बात करें तो जोमेटो का आईपीओ आएगा, उसमें काफी भाग चुका था। इंडिया मार्ट की बात करें तो ये तो हमने 2200 में खरीदा, उसके बाद तो सीधा रॉकेट ही हो चुका है, 8000 पहुंच चुका है। तो ये लेवल पर फिलहाल खरीदना मुझे बहुत ही रिस्की दिखाई दे रहा है। एफले की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, 1500-1600 के आसपास खरीदा था, 4000 पहुंच चुका है। स्टॉक सब अच्छे हैं, सबके फेवर में हमें कंडीशंस दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में मेरा मानना है कि बजट में क्या आता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत इसको बहुत ही फायदा हुआ जो कि फैक्टर्ड इन होता हुआ भी नजर आया है। लेकिन अब बजट में उसमें एलोकेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए क्या आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के लिए या फिर ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्शन कंपनीज है उससे रिलेटेड बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना मुझे बेहतर दिखा देता है। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैश टू होल्ड फॉर करेक्शन दैट्स द ओनली क्वेश्चन आई हैव। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास 25-30% का कैश होता है तो अच्छी बात है। ये करेक्शन मार्केट ओवर वैल्यूड है इसीलिए नहीं, फिर भी कभी ना कभी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी पैनिक आ जाता है, कई बार कुछ गलत न्यूज़ आ जाती है बाहर से, वर्ल्ड वाइड सेंटीमेंट कभी खराब हो जाता है तो उसमें भी आपको 1-2% 4-5% की डिप देखने को मिल जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी और करंटली वैल्यूएशन जब इतने महंगे हो चुके हैं तो कम से कम 30% का कैश तो आपके पास होना ही चाहिए कि कुछ अगर झटका है तो अच्छा खरीदारी का मौका हमें मिल सके। नेक्स्ट है बाइंग लेवल्स ऑफ एम्बर एंटरप्राइजेस। जो डिक्सॉन में मैंने बात कही वो सेम एम्बर एंटरप्राइज के भी लागू हो सकती है। रिलायंस के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने देखा है 1850 से 1900 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, कई बार हमने वहां पर खरीदारी भी की और कई बार स्टॉक ने मौका भी दिया है। तो वो लेवल एक एक्यूमुलेशन का अच्छा लेवल है, वो लेवल टूटता है तो और 100 रुपीज़ नीचे स्टॉक आ सकता है। HDFC लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा भाग चुका है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, स्पेशली जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहाँ पर
पर थोड़ा सा संभल कर रही है, क्योंकि आरबीआई से लगातार यही वार्निंग आ रही है कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हमें दिखाई दे सकती है। रियल इकोनॉमी जो चल रही है और मार्केट चल रही है, एकदम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। दोनों जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली जो ग्रॉस एनपीएज है वहां पर बहुत ही प्रेशर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑलरेडी बहुत ही भाग चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। एस्ट्राजेनेका के बारे में बात करें तो फिलहाल सारे फार्मा स्टॉक्स भाग चुके हैं, और जो भी है वैक्सीन के इसमें चलते रहे कि वैक्सीन की न्यूज़ आएगी उसके चलते, ऐसे में मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए अभी फिलहाल। तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। जितने भी स्टॉक्स आपका है, फाइजर का है, एस्ट्राजेनेका का है, और कोई भी दूसरा आप स्टॉक ले लीजिए जो कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, वहाँ पर फिलहाल उसके लिए अभी बाइंग करने में मुझे मतलब दिखाई नहीं देता है। आईटीसी के बारे में बात करें तो आईटीसी में फिलहाल जब अभी क्रैक देखने को मिला था, नए रूल्स आए थे सिगरेट के रिलेटेड, तो वहाँ पर हमने बाइंग भी की थी। 200 के 210 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है, वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक ने वापस अप मूव दिखाया है, जो दर्शा रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है, वरना ये रूल इस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इंपैक्ट ला सकता था और स्टॉक वापस 200 के नीचे भी आता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ चुकी है। टाटा केमिकल्स के बारे में बात करें तो टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा मोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। वहाँ पर हमने चर्चा किया था 500 के आसपास चल रहा था, वहाँ पर अच्छा लेवल है जहाँ पर आप खरीद सकते हैं। सर, अवंती फीड्स इज ट्रेडिंग बिटवीन प्राइस रेंज ऑफ 515 टू 530 फॉर लास्ट ट्रेडिंग 15 डेज, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मूव फ्रॉम हियर। तो लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, सिर्फ 15 दिन नहीं, कुछ 3-4 महीने हो चुके हैं। एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो 480 540 के जोन में ही चल रहा है, ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिला, इसी जोन में चल रहा है। तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी अच्छी है, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। काइंडली रिव्यू हाउ फॉलोइंग स्टॉक्स आर लुकिंग टेक्निकली। बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग में अभी फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। ऐसा सेम कंसोलिडेशन अगर आप चार्ट्स पर देखेंगे तो पहले भी देखने को मिला था, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी, 10-15% का करेक्शन हमें देखने को मिला था। तो ऐसी सेम सिचुएशन का निर्माण फिलहाल भी हो सकता है, उसके पूरे चांसेस बनकर आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। टाटा केमिकल्स तो बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहा है। आईटीसी की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। नेस्को के बारे में बात करें तो फिलहाल नेस्को अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, जो कि 600 रुपए का लेवल, उसी के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो और भी भारी तेजी देखने को मिल सकती है, 650-700 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। I want to invest 1.5 lakh in ELSS mutual fund for tax benefits in this year. Time horizon is long, 10 years plus. Should I invest now or there is chance of fall before March 2021? तो देखिए, करेक्शन तो आना चाहिए, ये हम सभी को पता है, लेकिन काफ़ी समय से कितने भी लोग कह रहे हैं कि मार्केट और नीचे आएगा और नीचे आएगा। अब भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी मार्च के क्रैश के लेवल पर आ जाएगा। तो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट का जो RSI चल रहा है वो भी 80 के ऊपर चल रहा है, वीकली RSI 70 के ऊपर चल रहा है, मंथली RSI कुछ 60-70 के आसपास तो चल ही रहा है। तो टेक्निकली कुछ नहीं तो भी 5% का करेक्शन तो अभी आ ही सकता है, तो ऐसे डिप में भी आप बाय कर सकते हैं। और वैसे भी आपने कहा है आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल से ज़्यादा के लिए लिया है, तो आप 5% की डिप देखकर बाय कर सकते हैं, या फिर करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच हो चुके हैं, जो फॉरवर्ड का पी चलता है, जो एस्टिमेट चलता है, वहाँ पर भी वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा अगर आप वेट करना चाहें तो उसमें भी कोई भी बुराई नहीं है। जनरली मार्केट जब ऊपर जाती है तब लोगों को सारे इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है, और सब लोग कहते हैं कि इस स्टॉक में डाल दो, उस स्टॉक में डाल दो, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये बहुत पॉजिटिव स्टॉक है, 10 साल में इतना पैसा बनेगा। तो जब 10 महीने पहले स्टॉक नीचे मिल रहा था तब लोगों को खरीदने के लिए वही 10 साल के लिए स्टॉक नहीं खरीद रहे थे। तो इसलिए ये होता रहता है, इसलिए थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अगर आप वेट कर लेंगे तो आपको अच्छा डिप देखने को मिल सकता है, अभी नहीं तो एक साल में तो देखने को मिल ही सकता है, इसके चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा बनकर आते हैं। Sir, I really appreciate your hard work and dedication for retail investors. Thank you, sir. Please advise how we can manage long-term and short-term swing portfolio in same Demat account. तो देखिए, कई लोग कहते हैं 2 Demat अकाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्चुअली ये दिमाग का खेल है। आपने सपोज HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया और आपने कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लिया, तो आपका मन का ये खेल है कि आपको वो कोटक महिंद्रा बैंक अपने टारगेट पर या स्टॉप लॉस पर निकाल ही देना है, ज़्यादा फिर सोचना नहीं है। कई लोग करते हैं ऐसा, जो टारगेट उन्होंने रखा है, सपोज 5% का प्रॉफिट रखा है, तो स्टॉक जब 5% पहुंच जाता है तब लगता है नहीं यार ये और ऊपर जाएगा, स्टॉक और भागेगा, रखते हैं इसे। बाद में जब फिर से नीचे आ जाता है तो फिर से उन्हें बोर होता है, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इसीलिए ये माइंड का खेल है, जितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो रखे, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है, स्विंग ट्रेड के लिए खरीदा है, तो निकालना ही चाहिए, चाहे वो लॉस में भी क्यों ना निकालना पड़े। कई लोग
पेनी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखते हैं, कई लोग और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। रिलायंस में भी अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया है तो स्टॉप लॉस को हिट करना जरूरी होता है अगर वो स्टॉक नीचे आता है। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दो डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है एक डीमैट अकाउंट में तो आप दोनों में कर सकते हैं, बाकी सब ये माइंड गेम है। नेक्स्ट है सर, मेरे पास 1 लाख रुपए और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी शेयर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, सब ओवर वैल्यूड लग रहे हैं और जो अच्छे शेयर हैं वो बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वेटिंग फॉर स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज। तो फिलहाल मैं स्टॉक ऑफ द वीक वीकली स्टॉक में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स भाग चुके हैं और कुछ ही स्टॉक्स हैं जो कि आपको फिलहाल अच्छे प्राइस पर अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत ही कम स्टॉक बचे हैं, ट्रेंड में अच्छी खरीदारी, थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है, एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, एबॉट में किया जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा ये आपको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि फिलहाल मार्केट में ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर एक शेयर बहुत ही भाग चुका है और बजट का इंतजार हो रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि डायरेक्टली हिट करेगा फाइनेंशियल मार्केट्स को, क्योंकि वो तो बिजनेस वर्ल्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है। बजट में क्या आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए मेरा मानना है बजट को लेकर फुल तैयारियां आपको रखनी चाहिए। जो भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं वीडियो के माध्यम से या फिर आपने कहीं पर पढ़े होंगे, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो में आपने कोई स्टॉक के बारे में जाना होगा, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन सब स्टॉक्स की लिस्ट तैयार रखिएगा। और कई बार बजट के दिन पे इतना ज़्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। अगर आपने लास्ट बजट देखा होगा तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, बहुत ही तेज़ी से क्रैश होते हुए नजर आए थे, बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में लिस्ट अगर आपने तैयार रखी होगी तो उस दिन आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा। आज अगर आप खरीदेंगे और सपोज बजट के दिन किसी एक स्टॉक के रिलेटेड या फिर किसी एक सेक्टर के रिलेटेड थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट जितना स्टॉक पर लॉन्ग टर्म में हावी होगा उससे ज़्यादा तो वो शॉर्ट टर्म में हावी होकर स्टॉक को क्रैश कर देगा, तो वहां पर खरीदने का समय होता है। तो इसीलिए कैश को तैयार रखिए, ये मेरा मानना है। जो भी आपके ट्रेडिंग के बेट है वहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखिए, जो भी हिट हो जाता है उसे हिट होने दीजिए। ज़्यादा वेट करेंगे कि बजट के बाद वापस चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो नहीं। जो भी आपने टारगेट स्टॉप लॉस रखा है उसे इंटैक्ट रखिएगा, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और जो आपने कैश होल्ड करके रखा है लिस्ट बनाकर रखिए कौन से स्टॉक्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड खरीदारी करने के लिए। और वो स्टॉक्स जब गिरते हैं कोई ना कोई न्यूज़ आई जाती है, कोई ना कोई सेक्टर होता है जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती हुई नजर आई जाएगी, तो वहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और उस समय फिर ये नहीं सोचना है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, थोड़ा सा तो खरीदारी आपको कर लेना चाहिए, और नीचे जाता है तो और भी खरीदारी करने के लिए तैयार रहिएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बाकी तो लास्ट हमेशा आपका डिसीजन रहने वाला है। प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, बाइंग प्राइस ऑफ मुथूट फाइनेंस 1180 उसके नीचे आता है तो आप खरीद सकते हैं। गोल्ड अभी क्रैक हो रहा है इसलिए उसमें भी थोड़ा सा हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। रिलायंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, HDFC बैंक उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जो NPS लगातार बैंक्स में कम होते जा रहे हैं उसका मेन रीज़न तो यही है कि RBI ने अभी तक जो नॉर्म्स रखे हैं उसे अभी तक रिलैक्सली रखा है, इतना ज़्यादा कड़क नहीं किया है। इसीलिए मेरा मानना है बैंक में थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश कीजिए। फाइनेंशियल आइटम में तो बजट से रिलेटेड जब भी होता है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में तो बहुत ही सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए उसके बाद आप अगर डालते हैं तो भले ही 2-3% आपको महंगा लेना पड़े, लेकिन जो एक डर होता है वो निकल जाता है, तो आप सुकून से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक तो ऑफकोर्स अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक अगर आपको 1400 के नीचे मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छा प्राइस है जहाँ पर आप बाय एंड डिप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू ऑन HCL टेक, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, ये सारे अच्छे स्टॉक हैं जो कि आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म तो 1000 के आसपास तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो फिलहाल मैं बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक होल्ड करके रखा है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। हर एक IT स्टॉक में फिलहाल आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपके पूरे पोर्टफोलियो का IT 30-40% तक हो चुका है, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और बाइंग के बारे में चर्चा करें तो बाइंग थोड़ी थोड़ी करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना ज़्यादा पैसा इस लेवल पर IT स्टॉक्स में खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में 3 टारगेट्स को कैसे अप्लाई करें, तो हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में 3 टारगेट्स दिए जाते हैं। सपोज 100 का शेयर है तो 105, 110 या 115 दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ऑफकोर्स जो पहला टारगेट होगा वो सबसे पहले हिट होगा, तो कई लोग होते हैं कि भाई पहला टारगेट हिट हो गया है ना, बस निकल जाओ, अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। कई लोग थोड़ा और वेट करना पसंद करते हैं, तो समय लगता है तो उसमें रिस्क भी बढ़ता जाता है। कोई न्यूज़
न्यूज़ आ सकती है, कोई भी कुछ सेंटीमेंट खराब हो सकता है। तो जितना आप थर्ड टारगेट के लिए अगर आप वेट करते हैं तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है स्टॉक में। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहते हैं, तो पहले टारगेट पर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले टारगेट से भी थोड़ा सा नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। तो रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको अपने टारगेट को सिलेक्ट करना चाहिए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में फिलहाल के हिसाब से पहले टारगेट हिट हो गया तो आप निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। सेकंड टारगेट भी हिट हो सकता है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम भी बना हुआ है। Please share your views on Gland Pharma for long-term investment at current market price. Can I add this as core portfolio stock? तो स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो बुरा नहीं है। वैल्यूएशन इसका फिर भी रीजनेबल है, बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको और 5-10% के करेक्शन मिल जाए तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहाँ पर स्टॉक में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन मदरसन सुमी? बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब भी आपको डिप देखने को मिले। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो आप ऑटो एंसिलरीज में मदरसन सुमी को सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म भी किया है और अपने सेक्टर में वन ऑफ द दिग्गज कंपनी में हमें ये देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म टाइम, तो दोनों ही अच्छे स्टॉक है। मेरे अच्छे स्टॉक में क्या है, दोनों की जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है बहुत ही अच्छी है। स्पेशली अगर कमर्शियल व्हीकल में बात करें तो अशोक लेलैंड तो उसी सेक्टर में काम करता है। जोरदार मार्केट वैल्यू इसकी दिखाई देती है, जो मार्केट में नाम अशोक लेलैंड का है, जो प्रोडक्ट्स की रेंज हमें दिखाई देती है वो शानदार है। और टाटा मोटर्स तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। टाटा मोटर्स में एक्चुअली गिरावट का रीजन क्या है कि जैगुआर लैंड रोवर की वजह से उसे बहुत ही प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है बिजनेस है वहीं से आता है और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका था। लेकिन वहाँ पर भी सिचुएशन सुधर रही है और दोनों कंपनी में कर्जा बहुत होने के कारण प्रॉब्लम बनी हुई थी। लेकिन वो भी टाटा मोटर्स ने तो कह दिया कि 3 साल में जीरो कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और वो फैक्टर इन होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक 250 के भी ऊपर निकल चुका है, भारी तेजी देखने को मिली है। और अशोक लेलैंड भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटो स्टॉक्स में साइकिल्स दिखाई देती है। ऑटो स्टॉक फिलहाल जो हमें 2018 से रिसेशन में चल रहा था, टाटा मोटर्स की बात करें तो 600 से 60 रुपए का हो गया था। अशोक लेलैंड कुछ कितना 180 200 के आसपास चल रहा होगा, अभी फिलहाल 35 हो चुका था। तो ये साइकिल्स आती रहती है, ऐसी सेम साइकिल हमें पहले भी कई सालों पहले भी देखने को मिली है। अगर आप चार्ट्स पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आइसर मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सब स्टॉक्स में ऐसी सेम सिचुएशन, कई बार इसमें 50% का फॉल, 60% का फॉल साइकिल्स चेंज होने की वजह से देखने को मिल जाता है। इसलिए ऑटो सेक्टर ऐसा है, जब इसकी सबसे बुरी हालत होती है तभी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अवंती फीड्स बाइंग लेवल, इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन करंट मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हैं क्या? तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है, इसका जो ग्रोथ एक्सपांशन का प्लान है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसे हर एक डिप पर, हर एक 5-10% के डिप पर अगर आप खरीदते जाएंगे तो लॉन्ग टाइम में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हेलो सर, इज इट राइट टाइम टू रिडीम इंडेक्स फंड नाउ टू कीप मनी इन हैंड एज पर करंट सिचुएशन? तो अगर आपके पास पहले से कैश पड़ा हुआ है, अच्छा रीजनेबल कैश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में करेक्ट होगा तो मैं ये कैश से खरीदारी कर पाऊंगा, उतना मेरे पास कैश है, तो मैं आपको इंडेक्स फंड में से रिडीम करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फैमिली जो कि समझ नहीं सकता स्टॉक मार्केट को या फिर अच्छी कंपनीज को बाय एंड डिप्स नहीं कर सकता, घबरा जाता है, लेकिन अगर उसे इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा है, उसे लगता है कि इंडिया लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो बस इंडेक्स फंड में पैसे डालते जाओ, बहुत हो गया, उसमें आप बाय एंड डिप्स करते जाओ। जब भी ऐसी न्यूज़ आए कि निफ्टी फॉल्स 500 पॉइंट्स, दिस 1000 पॉइंट, सेंसेक्स इतना गिर गया, उतना गिर गया, तो तब उसमें पैसे डाल दो। उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडेड 10-12-15% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग करना ही बेहतर रहेगा। इफ वी कैन इन्वेस्ट इन IDFC प्लीज रिप्लाई। लॉन्ग टर्म का व्यू, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो IDFC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल कंपनी मुझे ठीक ठाक दिखाई देती है। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो ये भी ओवरऑल ठीक ठाक बैंक है, इतना ज़्यादा मैं पॉजिटिव बैंक तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी जो रणनीति फिलहाल दिखाई दे रही है कि रिटेल पर ज़्यादा फोकस करना है, वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर अगर आप वेल एस्टैब्लिश बैंक में निवेश करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हाई PFP सर, फॉलोइंग यू सिंस लास्ट मेनी मंथ्स एज यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी स्टॉक्स एट फेयर वैल्यूज, वांट टू नो अबाउट योर व्यूज इंडिया मार्ट, नौकरी, एफले इंडिया। तो इन तीनों स्टॉक्स में बता दिया, फिलहाल बहुत ही भाग चुके हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑलरेडी काफ़ी थोड़ा सा मतलब ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन अभी देखना चाहिए। स्टॉक में जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक हैं, डिजिटल स्टॉक्स हैं, वो कोविड की वजह
वजह से इतने भाग चुके हैं। अच्छी बात है कि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भाग चुके हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी भी स्टॉक इतना ज़्यादा एकदम 90 डिग्री में नहीं भागना चाहिए, तो उसी तेज़ी से वो नीचे आता हुआ भी नज़र आ सकता है, और कई स्टॉक्स में ऐसा होता हुआ नज़र भी आया, जो कि आपने साक्षात मार्केट में देखा भी होगा। वर्टॉस के बारे में बात करें तो ये एफले इंडिया का ही काम करती है, लेकिन मैं आपको इसे टोटली अवॉइड करने को कहूँगा। ये कंपनी मैं इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी ने मुझे खुद मेल किया था कि आप अपने चैनल पर हमारे स्टॉक को मार्केट कीजिए, हमारे स्टॉक को बताइए खरीदने के लिए, हम आपको अपनी तरफ से कुछ चार्जेस जो भी आपके दे देंगे। तो ऐसे स्टॉक्स जो एथिकल हम कह सकते हैं कि अपने आप को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, उन स्टॉक से अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा 4, 5 to 7 ईयर्स। तो वर्टॉस को तो अवॉइड कीजिए, लेकिन ये तीनों स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रखिए। सिग्निफिकेंट करेक्शन आप यहाँ पर जब भी आता है तो आप इन तीनों में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एसबीआई कार्ड, नैम इंडिया बाइंग लेवल। तो एसबीआई कार्ड में तो देखिए जब ये ब्रेकआउट देखने को मिला तब खरीद लिया था, फिलहाल तो कोई ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नैम इंडिया में ब्रेकआउट देखने को मिला है, खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग, हाउ टू कीप अर्निंग रेगुलर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। व्हेन वी हैव ऑल गुड ब्लू चिप स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, इट इज़ टफ टू डिसाइड विच वंस टू सेल एंड अर्न प्रॉफिट्स। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो कोई भी बेचने की जरूरत नहीं है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हम आपको रेगुलरली रेकमेंड करते रहते हैं, वहाँ पर आप बाइंग कीजिए। जब भी टारगेट होता है, टारगेट को हिट कीजिए, 5% का प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। सर ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है, तो कई ईटीएफ डिविडेंड देते हैं, कई नहीं देते हैं। ये तो आपको ईटीएफ में आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे स्टॉक में डिविडेंड यील्ड आपको दिखा देता है, वैसे ईटीएफ में भी आपको पता चल जाएगा। फेडरल बैंक सपोर्ट लेवल्स, तो सपोर्ट लेवल्स तो देखिए अभी हमने इसे 60 के लेवल पर खरीदा था, फिर 75 का हमारा टारगेट था जो कि रीच हो चुका है, हमने बेच दिया है फिलहाल तो स्टॉक को। तो फिलहाल अगर आप फिर से खरीदना चाहते हैं, स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 68-70 करंट सिचुएशन के हिसाब से अच्छे सपोर्ट की तरह दिखाई देना चाहिए। वॉट अबाउट एमजीएल फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। बंधन बैंक इज गुड बाय एट करंट मार्केट प्राइस, तो फिलहाल हमने पैटर्न आपको बनाकर दिखाया था कि कैसा यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बियरिश है और गिरावट भी देखने को मिली। 350 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि 200 डेज 100 डेज के मूविंग एवरेज वहीं पर एक साथ आते हुए नजर आते हैं। उनका पिवट सपोर्ट भी उसी लेवल के आसपास का है, तो वहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। सर फॉलोइंग योर वीडियोज हेल्प्स अ लॉट, थैंक यू सर। आई हैव आरती इंडस्ट्री एट 880 एंड कैडिला एट 391, शुड आई बुक प्रॉफिट और होल्ड? तो देखिए दोनों ही अच्छी कंपनीज है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं करना तो पार्शियली भी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाइंग लेवल्स, एफले के बारे में बता चुका हूँ, फिलहाल काफ़ी भाग चुका है, वेट कीजिए। ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको 5-10% का डिप देखने को मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। गैलेक्सी सर्फेंटेक्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा फिलहाल वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, ये ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। अगर आपको यहाँ पर 15% के आसपास का करेक्शन देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन के बारे में बात करें तो इसमें भी हर एक डिप पर खरीदारी करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। स्टॉक लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न बनाकर देगा, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, एक्सपांशन के प्लान्स बने हुए हैं। एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपको वापस ये कई मार्केट के क्रैश में, गिरावट में कुछ नीचे मिल जाता है, वापस आपको ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है तो आप खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें भी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। शुड वी बुक प्रॉफिट्स इन आईटी स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट इन एफएमसीजी स्टॉक और ऑटो स्टॉक? तो आईटी स्टॉक तो भाग चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए कई लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर रखी है, आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा आईटी स्टॉक नहीं है, तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, क्योंकि अपने जो घोड़े बराबर दौड़ रहे हैं उन्हें बेचकर मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो का 30-40% आईटी स्टॉक्स को डेडिकेट किया है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने 10% या उससे भी कम किया है तो बना कर रखिए। ऑफकोर्स बुलिश ट्रेंड बना हुआ है तो ज़बरदस्ती बेचने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और एफएमसीजी में भी ऑलरेडी सब स्टॉक शायद तो भाग ही चुके हैं, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कि पीछे रह गया है। आईटीसी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हमें या फिर फेयरली वैल्यूड दिखा देता है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। ऑटो स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी आ चुकी है, मैं प्री कोविड लेवल से भी कहीं ज़्यादा ऊपर ये जाते हुए नजर आए, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऑटो स्टॉक्स में फिलहाल खरीदारी करनी चाहिए। इफ़ येस देन प्लीज सजेस्ट अ गुड ऑटो एंड एफएमसीजी स्टॉक। तो एफएमसीजी फिर भी एक बार ठीक है, क्योंकि ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, मार्केट अगर करेक्ट होता है तो एफएमसीजी में आपको स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, या फिर नेगेटिव आते भी हैं तो कंपेरेटिवली मार्केट के हिसाब से थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। या फिर स्पेशली जो ये ज़्यादा भागे हुए हैं जैसे कि ऑटो स्टॉक्स या
फाइनेंशियल स्टॉक्स हो गए उसके मुकाबले तो फिर भी काफ़ी सेफ रिटर्न ये बना कर देते हैं। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑन February 20। आई हैव सिलेक्टेड टोटल 24 stocks till now in my portfolio. All are fundamentally strong stocks. Few I have purchased in higher level intentionally. Now I have no plan to add new stocks. Now I am concentrating on BOD यानी कि buy on dips. Till now invested 50,000 portfolio in 23% है। वेरी गुड, कंटिन्यू नहीं कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है बाइंग लेवल्स ऑफ पीआई इंडस्ट्री, भारत रसायन, पीडीलाइट एंड आईटीसी। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी आ चुकी है और इसका जो वैल्यूएशन है अब थोड़ा सा कंसर्न हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से ये भागता हुआ नजर आया है। तो थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, स्टॉक को कंसोलिडेट करने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। स्टॉक में आपको पता होगा 2600 के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली, उसी दिन करेक्शन हो गया था। तो फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर डिसीजन रहेगा। और स्टॉक इतना भाग चुका है, वैल्यूएशन इतना ऊपर निकल चुका है, तो वैल्यूएशन को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। भारत रसायन तो इसमें अभी फिलहाल बायबैक होने वाला है, तो बायबैक के कारण शेयर में तेज़ी आ चुकी है, तो इसीलिए अभी से आप प्लीज़ चेस करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। बाकी लास्ट डिसीजन हमेशा आपका रहने वाला है। पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 1600 इसके आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा शेयर है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बस ऐड करते जाइए स्टॉक को, बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको बना कर देगा, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसका जो मुझे तो पर्सनली कंपनी का जो मार्केटिंग दिखाई देता है, जो एडवर्टाइजमेंट इसके होते हैं बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। तो इनके जो एड कैंपेन है, इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही शानदार है। आप नीचे जब भी आपको इसमें डिप देखने को मिले, हर 5% हर 10% के करेक्शन पे आप इसे खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और आईटीसी के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, इसे भी खरीदा जा सकता है, अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन डिविस लैबोरेटरी एंड बायोकॉन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे शेयर हैं। व्हाट विल बी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ आईटीसी, कंटिन्यू होल्डिंग। और मैंने जब ये गिरावट देखने को मिली, जब न्यूज़ आई थी सिगरेट के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि भले ही ये न्यूज़ इसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट ला रही है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट अभी भी नहीं बदला है। अभी भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो कि एक छोटी बात नहीं है। समय इसमें लगता है, समय जब तक आप नहीं देंगे तब तक रिटर्न्स बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आईटीसी को समय दीजिए, लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स ये आपको बनाकर दे सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने बातचीत की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।